आज हम बात करेंगे आज हम बात करेंगे डीपीएसपी का लेक्चर 2 या पार्ट 2। हमने क्या बात करा था? हमने बात कर रखा था कि क्या-क्या हमारे पास फीचर्स है डीपीएसपी का और डीपीएसपी क्यों ज़रूरी है। ये भी हमने क्या कर रखा था? ये भी हमने इन सारी चीज़ों के बारे में क्या कर रखा था? बात कर रखा था इसलिए पिछले वाले लेक्चर में। आज हमने बात करना है आज हमने बात करना है कि क्या इसका क्लासिफिकेशंस है। डीपीएसपी का क्या-क्या क्लासिफिकेशंस है। तो डीपीएसपी का टोटल हमारे पास 3 क्लासिफिकेशंस है। क्या क्लासिफिकेशंस है? सोशलिस्ट डीपीएसपी। क्या-क्या क्लासिफिकेशंस है इसके? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के टोटल 3 क्लासिफिकेशंस है। क्या-क्या? एक तो हो गया आपका सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स, दूसरा हो गया आपका गांधीयन प्रिंसिपल्स और तीसरा हुआ आपका लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। ठीक है। टोटल हमारे पास क्या है? टोटल हमारे पास 3 प्रिंसिपल्स है डीपीएसपी का। क्या-क्या? सोशलिस्ट, गांधीयन और लिबरल इंटेलेक्चुअल। ये 3 प्रिंसिपल्स है डीपीएसपी का। मींस ये तीनों प्रिंसिपल्स क्या कहना चाहता है? ये तीनों प्रिंसिपल हमारे डीपीएसपी को क्या करता है? अलग-अलग तरीके से चेंज करना चाहता है। सोशलिस्ट में क्या है? सोशलिस्ट में है कि वो मेन फोकस किस पे कर रहा है? सोशल लाइफ पे कर रहा है कि किस तरीके से इंडिविजुअल का लाइफ स्टैंडर्ड बढ़े। ठीक है। किस तरीके से इंडिविजुअल को मिनिमम वेज मिले, किस तरीके से इंडिविजुअल ग्रो कर सके। तो ये सारी चीजें बात किसमें होगी? ये सारी चीजें बातें हो रही हमारी किसमें? सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स में। गांधीयन प्रिंसिपल्स क्या है? गांधीयन प्रिंसिपल जिस टाइम में ब्रिटिश इंडिया था उस टाइम पे क्या हो रहा था? गांधी जी ने कुछ ना कुछ वो चाहते थे कि हमारे मन से हो। तो उन चीजों को ध्यान में रखते हुए, उन चीजों को मद्देनजर रखते हुए क्या किया गया है? कुछ चीजों को डीपीएसपी में डाला गया है। कुछ उन चीजों में से कुछ चीजों को गांधीयन प्रिंसिपल्स के अंतर्गत उनको डाला गया है। तीसरी बात है किसमें होगी? तीसरी बात है लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। अब इसके बारे में भी हमने बात करनी है। ठीक है। तो बेसिक आइडिया हमारे पास हो गया कि सोशलिक प्रिंसिपल्स क्या है, गांधीयन प्रिंसिपल्स क्या है और लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स क्या है। ये 3 के बारे में बात होगी। सबसे पहले बात करते हैं द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट कंटेन एनी क्लासिफिकेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। बेसिकली बात यह है कि संविधान क्या करता है? संविधान के पास कोई ऐसा क्लासिफिकेशन नहीं है। संविधान जो हमारे पास है, हमने जो संविधान को बना रखा है, हमारे संविधान में ऐसा कुछ भी चीजें नहीं दिया गया है कि हाँ हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का क्लासिफिकेशन कर रखा है। ऐसा कुछ भी क्लासिफिकेशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। फिर ये कैसे हो गया? फिर हमने क्या किया? हाउएवर ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंटेंट एंड डायरेक्शन दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरी। हमने बात करा था कि उसमें क्या कंटेंट है और क्या डायरेक्शन है। उसके बेसिस पे क्या उस प्रिंसिपल्स में कंटेंट है और क्या उस प्रिंसिपल्स में डायरेक्शन है, उसके बेसिस पे हमें क्या करना है? उसके बेसिस पे हमने क्या करना है? उसके बेसिस पे हमने ब्रॉडली क्या किया? 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया, 3 पार्ट में इसको क्लासिफाई कर दिया। क्या-क्या? एक तो हो गया आपका सोशलिस्टिक, दूसरा हो गया गांधीयन और तीसरा लिबरल इंटेलेक्चुअल। ये 3 चीजों में हमने क्या करना है? ये 3 चीजों में हमने इसको क्लासिफाई कर दिया। उसके बाद सबसे पहला आते हैं हम लोग सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स क्या है? सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स क्या है डीपीएसपी का? सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स है द प्रिंसिपल रिफ्लेक्ट द आइडियोलॉजी ऑफ सोशलिज्म। सोशलिज्म के आइडियोलॉजी को रिफ्लेक्ट करता है सोशलिस्टिक प्रिंसिपल। सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स क्या है? जो सोशलिज्म का जो आइडियोलॉजी है उन चीजों को प्रमोट करता है, उन चीजों को मेंटेन करके रखता है। ठीक है। दे लेड ऑन द फ्रेमवर्क ऑफ ए डेमोक्रेटिक सोशलिक स्टेट aim at providing social and economic justice and set the path towards welfare state। सोशलिस्टिक प्रिंसिपल क्या किसके बेस्ड पे काम करता है? ये काम करता है आपका डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट के बेसिक पे। किसके बेसिस पे? डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट स्टेट के बेसिस पे। कि मीन्स हमारा जो स्टेट बने वो डेमोक्रेटिक रहे और सोशलिस्ट रहे। मीन्स अब सोशलिस्ट होने के लिए क्या करना पड़ेगा? सोशलिस्ट होने के लिए जैसे ये क्या प्रोवाइड करता है? ये सोशलिस्टिक प्रिंसिपल क्या प्रोवाइड करता है? ये प्रोवाइड करता है आपका सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। हमने इसे प्रीवियस लेक्चर में देखा है कि सोशल जस्टिस क्या है और इकोनॉमिक जस्टिस क्या है, ये हमने देखा है। तो सोशल जस्टिस किसके बारे में बात करते हैं? कि इंडिविजुअल का डिग्निटी को मेंटेन करके रखता है। ठीक है। और इकोनॉमिक जस्टिस क्या मतलब है? कि कहने का मतलब है कि इकोनॉमिक जस्टिस मतलब अमीर लोगों से पैसे लो या फिर अमीर लोगों से वेल्थ लो
और गरीब में बढ़ दो। दैट मीन्स कहने का मतलब है कि इकोनॉमिकली इक्वल होनी चाहिए। इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब यही है कि इकोनॉमिकली क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो उसके लिए क्या कर रहा है, उसके लिए डीपीएसपी में क्या प्रावधान दिया गया है या फिर उसके लिए क्या चीजें दी गई है, इन इन चीजों के बारे में बात करती है आपका डीपीएसपी या सोशलिस्टिक प्रिंसिपल, जो अगर हम बोल सकते हैं तो। ठीक है, ये क्या करता है, सोशलिस्टिक प्रिंसिपल क्या करता है, ये स्टेट को क्या डायरेक्ट करता है। पहला क्या डायरेक्ट करता है, टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ पीपल बाय सिक्योरिंग ए सोशल ऑर्डर permitted by justice, social, economic, and political, and to minimize inequalities in income, status, facilities, and opportunities. Article 38. कहने का मतलब क्या है, पहली बात कर दी इनने सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स ने। पहली बात क्या बोला, पहली बात ये है, सबसे पहली बात, ये क्या करता है सोशलिस्टिक प्रिंसिपल, क्या करता है सोशलिस्टिक प्रिंसिपल, कहता है ये प्रमोट करता है सोसाइटी को। कहाँ प्रमोट करता है, सोसाइटी, पीपल ऑफ सोसाइटी को क्या प्रमोट करता है कि आप किस तरफ जाएं, आप वेलफेयर की तरफ जाएं, मीन्स लोगों का भला जिसमें हो। अब भला किस तरीके से होगा, जैसे कि सबसे पहले सोशल ऑर्डर को क्या करो, परमिटेड किस तरीके से करो, जैसे जस्टिस में सोशल हो, इकोनॉमिक हो, पॉलिटिकल हो। सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, इन सब में क्या करो, इन सब में लोगों को कहाँ ले जाओ, एक पब्लिक वेलफेयर की तरफ ले जाओ, एक अच्छे जगह पे ले जाओ, एक अच्छे भलाई की तरफ ले जाओ। ठीक है, उसमें से क्या होना चाहिए, उसमें से एंड टू मिनिमाइज इन इक्वालिटीज इन इनकम। अब कैसे होगा, ये कैसे होगा, हम भलाई की तरफ किस तरह के ले जाएंगे, जो इनकम में इन इक्वालिटीज है कि किसी के पास बहुत ज्यादा इनकम है, किसी के पास बहुत कम इनकम है, किसी के पास खाने तक की रोटी नहीं है और कोई फेंक दे रहा है रोटी। बात यही होगी ना, जिसके पास, कहने का मतलब जिसके पास बहुत ज्यादा इनकम, उसको वैल्यू नहीं है किसी चीजों का, और जिसके पास कम पैसे हैं, जिसके पास खाने तक की रोटी नहीं है, खाने तक के पैसे नहीं है, तो इन दोनों को, जिसके पास खाने तक के पैसे नहीं है उनको ऊपर बढ़ाना है, और क्या करना है, और उनको क्या करना है, एक लेवल तक लाने हैं दोनों को। ठीक है, तो जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज है उसको कम करना है। उसके बाद हमारा जो लिविंग स्टैंडर्ड है, हम जिस जिस स्टेटस में रह रहे हैं उसको इंप्रूव करना है। उसके बाद फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज, और क्या करना है, और फैसिलिटीज को बढ़ाना है, अपॉर्चुनिटीज को बढ़ाना है, ताकि क्या हो सके, ताकि जो भी लोअर सेक्शंस के पीपल है, जिसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है, जिसको फैसिलिटीज नहीं मिल रहा है, उन तक फैसिलिटीज पहुंचाने हैं, उन तक क्या पहुंचाने हैं, उन तक अपना को अपॉर्चुनिटीज पहुंचाने हैं। ये आर्टिकल 38 कह रहा है। उसके बाद दूसरा क्या कह रहा है सोशलिस्टिक प्रिंसिपल, दूसरा कहता है टू सिक्योर, पहला क्या है, सिक्योर करना है द राइट टू एजुकेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड फॉर ऑल सिटीजन्स। सभी सिटीजन्स के लिए ये अधिकार होना चाहिए, सभी सिटीजन्स को ये अधिकार होना चाहिए कि क्या हो, वो एडिक्वेट लिवलीहुड करे, मीन्स अच्छे तरीके से अपना जीवन यापन करे, अच्छे तरीके से अपना जीवन यापन करे। उसके पास ये अधिकार, बेसिक फंडामेंटल राइट्स होना चाहिए, अधिकार होना चाहिए। दूसरा क्या होता है, द इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी फॉर द कॉमन गुड्स, मीन्स सामाजिक भलाई के लिए, सामाजिक भलाई के लिए क्या होना चाहिए, जो मटेरियलिस्टिक रिसोर्सेस है, जो मटेरियल रिसोर्सेस है, उसको इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, मीन्स उसको इक्वल भाग में क्या करना है, उसको डिवाइड करना, ताकि क्या हो सके, ताकि किसी के पास ज्यादा ना रहे और किसी के पास कम भी ना रहे, दोनों इक्वल में आ जाए। जो भी मटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टीज है, जो भी मटेरियलिस्टिक रिसोर्सेस है, ऐसा ना हो कि किसी एक के पास बहुत ज्यादा रिसोर्सेस आ गया और किसी एक के पास एक भी रिसोर्सेस नहीं है, थोड़ा भी रिसोर्सेस नहीं आया। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए क्या करना है हमें, इन चीजों को ध्यान में रखते हुए क्या करना है, कम्युनिटी में सबके भलाई के लिए इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करना है, मीन्स इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना है। उसके बाद तीसरा नंबर क्या कहता है, प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ को प्रिवेंट करना है। ऐसा ना हो कि किसी एक आदमी के पास सारे पैसे चले गए, किसी एक आदमी के पास सारी वेल्थ क्या हो गए, कंसंट्रेट हो गए, या कोई एक आदमी है जो कि पूरे इंडस्ट्री को कंट्रोल कर रहा है, या पूरी चीजों को पूरे प्रोडक्ट को कंट्रोल कर रहा है। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए, इन चीजों को क्या करना है, इन चीजों को प्रिवेंट करना है। चौथी चीजें क्या है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मेन एंड वुमेन, मीन्स कहने का मतलब है कि अगर मेल खट रहा है और फीमेल खट रहा है, दोनों को हम इस बेसिस पे नहीं जज कर सकते, या इस बेसिस पे पेमेंट नहीं कर सकते कि हाँ एक औरत है और एक मर्द है। दोनों को इक्वल पेमेंट होना चाहिए, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। अगर इक्वल काम हो रहा है तो इक्वल पेमेंट
होना है, ठीक है। उसके बाद प्रिजर्वेशन ऑफ द हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स एंड चिल्ड्रन, मीन्स वर्कर्स और उसके चिल्ड्रंस के हेल्थ को प्रिजर्व करने के लिए हमें काम करना है। जैसे अभी हमने देखे गवर्नमेंट ने बहुत सारे नियम चला रखे हैं। क्या नियम चला रखे हैं? जैसे क्या कर रखा है, पीएचसी खोल रखा है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर खोल रखा है हर एक ब्लॉक में, या फिर हम बोल सकते हैं हर एक डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ये हेल्थ को लेकर के क्या कर रही है सरकार, क्या काम कर रही है, तो इन चीजों को विशेष ध्यान रखनी है, ठीक है। या क्या हो, फोर्सेबल एब्यूज ना हो उन बच्चों का या फिर उन वर्कर्स का। उसके बाद एफ नंबर क्या कहता है, opportunities for healthy development of children and protections of childhood and youth against exploitation and against moral and material abandonment। कहने का मतलब है कि जो अपॉर्चुनिटीज है हेल्दी डेवलपमेंट के लिए, किसके लिए, चिल्ड्रन के लिए हो या फिर यूथ के लिए हो, चाइल्डहुड के लिए अपॉर्चुनिटी हो या फिर यूथ के डेवलपमेंट के लिए अपॉर्चुनिटी हो, वो प्रॉपर मिलनी चाहिए। किसके अगेंस्ट? अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, अगेंस्ट मोरल एंड मटेरियल अबेंडमेंट। जो मोरल है, जो मटेरियल अबेंडमेंट है, उसके अगेंस्ट, मतलब कहने का मतलब है कि एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए, चाहे वो चाइल्डहुड हो चाहे वो यूथ हो, किसी का भी एक्सप्लॉयटेशन ना हो, ठीक है। इस बातों को विशेष ध्यान या इस बातों को मद्देनजर रखना है, ठीक है। उसके बाद तीसरा नंबर क्या कहता है, टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर। मीन्स अब कोर्ट में कोई गया, अब पुअर लोगों के लिए क्या है, गरीब लोगों के लिए क्या है कि लॉयर को करना इतना ज्यादा कठिन है, क्योंकि क्या है, पैसे बहुत ज्यादा है। इसलिए क्या बोला गया है आर्टिकल 39A के अकॉर्डिंग कि इक्वल जस्टिस होना चाहिए, और क्या, फ्री लीगल एड प्रोवाइड करो पुअर को, फ्री वकील प्रोवाइड करो किसको, गरीब को, ताकि वो क्या कर सके, जस्टिस इक्वल मिल सके। टू सिक्योर द राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस, डिसेबिलिटी। आर्टिकल 41 के अकॉर्डिंग क्या है, आर्टिकल 41 को क्या, आर्टिकल 41 के अकॉर्डिंग क्या बोला गया है कि हमें क्या करना है, हमें सिक्योर करना है राइट टू वर्क, हमारे पास काम करने का अधिकार हो, इन बातों को सिक्योर करनी है। दूसरा, राइट टू एजुकेशन, हमारे पास पढ़ने का अधिकार हो, इन बातों को सिक्योर करके रखना है। उसके बाद पब्लिक असिस्टेंस इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट के केस में पब्लिक असिस्टेंस को हमें क्या करना है, पब्लिक असिस्टेंस को सिक्योर करके रखना है। ओल्ड एज में, सिकनेस में, डिसेबल हो गए हम, तो इन सब चीज को क्या करना है, इन सब चीज को सिक्योर करके रखना है कि किस तरीके से, सीधी सीधी 100 बात की एक बात यही है, हमें क्या करना है, हमें क्या करना है कि एक अच्छा लाइफ स्टाइल चाहिए, ज्यादा भी नहीं, ज्यादा पूरा कम भी नहीं। अगर एक मिडिल क्लास है तो मिडिल क्लास को एक अच्छा लाइफ स्टाइल चाहिए कि खाने को रोटी कपड़ा मकान मिल जाए बस, ठीक है। उसके बाद टू मेक प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ, आर्टिकल 42 के अकॉर्डिंग क्या है कि क्या होना चाहिए, तुरंत हमें क्या होना चाहिए, तुरंत जस्ट और ह्यूमन कंडीशन, इन ह्यूमन कंडीशन में क्या होना चाहिए, इन ह्यूमन कंडीशन में हमें मैटरनिटी लीव मिल जाना चाहिए। जैसे हमें जैसे हमारी सोसाइटी में भी क्या बोला गया है, हमारी सोसाइटी में ऐसा है कि अगर मीन्स अगर प्रेग्नेंट लेडी को क्या मिल जाता है, प्रेग्नेंट लेडी को मैटरनिटी लीव मिल जाता है, ठीक है। तो ये चीजें हमारे में मेंटेन होनी चाहिए। उसके बाद टू सिक्योर ए लिविंग वेज को सिक्योर करना है। ए डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ एंड सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल वर्कर्स, आर्टिकल 43 के अकॉर्डिंग क्या बोला गया है, आर्टिकल 43 के अकॉर्डिंग बोला गया है कि लिविंग वेज को सिक्योर करना है। एक स्टैंडर्ड लिविंग ऑफ लाइफ, सोशल और कल्चरल अपॉर्चुनिटी के लिए सभी वर्कर के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको एक डिसेंट स्टैंडर्ड में रखना पड़ेगा, एक डिसेंट लेवल पे रखना पड़ेगा कि वो किस तरीके से रह रहा है, वो किस तरीके से काम कर रहा है, वो किस तरीके से खा रहा है, क्या उसका सोशल स्टेबिलिटी है, क्या कल्चरल अपॉर्चुनिटी है, उन चीज़ों को क्या करना पड़ेगा, उन चीज़ों को सिक्योर करना पड़ेगा। ये किसके अकॉर्डिंग बात कर रही है, ये किसके अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं हम, ये हम आर्टिकल 43 के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, ठीक है। टू टेक स्टेप टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, मीन्स इस बात के ऊपर स्टेप लेना है कि जो वर्कर का पार्टिसिपेशन है, कहाँ पर, मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज में, इंडस्ट्री के मैनेजमेंट में वर्कर का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, वर्कर्स का भागीदारी होना चाहिए। ऐसा बात नहीं है कि हाँ सिर्फ वहां पर जो हायर लेवल पे बैठे हैं वही काम कर रहे हैं। क्या होना चाहिए, चीजें चीजें आपका वर्कर्स का पार्टिसिपेशन या वर्कर्स का भाग लेना वहां पर जरूरी है,
ठीक है। उसके बाद टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल एंड टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। आर्टिकल 47। आर्टिकल 47 के अकॉर्डिंग क्या बोला गया? आर्टिकल 47 के अकॉर्डिंग बोला गया है कि हमें क्या करना है, हमें स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंक्रीज करना है, हमें न्यूट्रिशन लेवल इंक्रीज करना है, हमें लेवल ऑफ स्टैंडर्ड को लिविंग स्टैंडर्ड को इंक्रीज करना है, न्यूट्रिशन लेवल को इंक्रीज करना है। उसके बाद जो पब्लिक हेल्थ है उसको भी इंप्रूव करना है। ठीक है। उसके बाद ये बात होगी हमारी सोशलिस्टिक प्रिंसिपल की। सोशलिस्टिक प्रिंसिपल का कहने का मतलब है ये जो भी चीजें सोसाइटी में है उन चीजों को क्या करना है, हमें अपलिफ्ट करना है। मींस कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होना चाहिए, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए जो भी मेटेरियलिस्टिक रिसोर्सेस है। तो इन सारी चीजों को मीन्स सामाजिक लेवल पे क्या करना है, सामाजिक लेवल पे हमें क्या करना है, हर एक में क्या करना है उसको डिवाइड करना है, ताकि क्या हो, ताकि बाद में चल करके इन इक्वलिटीज का सामना ना करना पड़े। उसके बाद है गांधीयन प्रिंसिपल्स। ये देखिए, ये फर्स्ट एस्पेक्ट ऑफ द पॉइंट एफ। पॉइंट एफ का जो पहला एस्पेक्ट है उसको क्या बोला गया है, वाज एडेड बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। ये एफ जो है इसका ये जो है ये 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1970 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में जोड़ा गया था। ठीक है। उसके बाद ये देखिए, लिविंग वेज और मिनिमम वेज, इन दोनों में अंतर है। लिविंग वेज में और मिनिमम वेज में अंतर है। क्या अंतर है लिविंग वेज और मिनिमम वेज में? लिविंग वेज कहता है, लिविंग वेज का मतलब है विच इंक्लूड्स द बेयर नीड्स ऑफ लाइफ लाइक फूड, शेल्टर एंड क्लॉथिंग। जहां पर रोटी, कपड़ा और मकान होना चाहिए वो है लिविंग वेज। मिनिमम वेज क्या है? वो है मिनिमम वेज। ठीक है। उसके बाद लिविंग वेज क्या है? इन एडिशन टू दिस बेयर नीड्स ए लिविंग वेज इंक्लूड्स एजुकेशन, हेल्थ, इंश्योरेंस, ईटीसी। मीन्स कहने का मतलब है कि मिनिमम वेज का मतलब है कि जहां पर हमारे पास तीनों चीजें होनी चाहिए। क्या क्या होनी चाहिए? हमारे पास रोटी होनी चाहिए, हमारे पास कपड़ा होना चाहिए, हमारे पास मकान होना चाहिए। ये हो गया मिनिमम वेज। मीन्स कम से कम इतना कमाई हो हमारे पास, रोटी, कपड़ा, मकान हो, ये है मिनिमम वेज। बात आ गई लिविंग वेज की। अब लिविंग वेज में हो, रोटी, कपड़ा, मकान तो हो ही, उसके साथ साथ एजुकेशन हो, उसके साथ साथ क्या हो, हेल्थ हो, उसके साथ साथ इंश्योरेंस हो। ये सारी चीजें किसमें इंक्लूड होता है? आपका लिविंग वेज में। अब ये लिविंग वेज और मिनिमम वेज हो गया। इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में आता है फेयर वेज। इन दोनों के बीच में क्या आता है? फेयर वेज। मीन्स बिटवीन लिविंग वेज एंड मिनिमम वेज। लिविंग वेज और मिनिमम वेज के बीच में कौन आता है? फेयर वेज। लिविंग वेज, मिनिमम वेज हो गया मतलब हमारे पास सिर्फ रोटी, कपड़ा और मकान है, मतलब हमारे पास मिनिमम वेज है। लिविंग वेज का मतलब हो गया रोटी, कपड़ा, मकान के अलावा हमारे पास क्या हो गया? रोटी, कपड़ा, मकान के अलावा हमारे पास एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, डिग्निटी हो गया, उसके बाद हमारे पास इंश्योरेंस हो गया। तो ये सारी चीजें मिला करके क्या बनाता है? लिविंग वेज। उसके बाद इन दोनों के बीच का मीन्स ज्यादा ना तो वो लिविंग वेज के कमा रहा है और ना वो मिनिमम वेज कमा रहा है। तो इन दोनों के बीच में क्या होगा? इन दोनों के बीच में फेयर वेज होगा। इन दोनों के बीच में क्या होगा? फेयर वेज होगा। ठीक है। उसके बाद गांधीयन प्रिंसिपल्स। अब हम किस पे आते हैं? हम आते हैं गांधीयन प्रिंसिपल्स। हमने सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स पढ़ लिया, अब हमने किस पे आना है? हमने आना है गांधीयन प्रिंसिपल्स। गांधीयन प्रिंसिपल्स क्या कहता है? गांधीयन प्रिंसिपल्स कहता है दिस प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन गांधीयन आइडियोलॉजी। गांधी जी के जो आइडियोलॉजी थे उसके ऊपर बेस्ड है ये गांधीयन प्रिंसिपल्स। किसके ऊपर बेस्ड है? गांधी जी के जो आइडियोलॉजी थे उसके ऊपर बेस्ड है। ठीक है। अब क्या है उसके ऊपर बेस्ड? उसके ऊपर बेस्ड है दे रिप्रेजेंट द प्रोग्राम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन इनिशिएटेड बाय गांधी ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट। मींस कहने का मतलब है ये किस आइडिया के ऊपर बेस्ड है? ये उस आइडिया के ऊपर बेस्ड है जिस टाइम पे नेशनल मूवमेंट चल रहा था। उस टाइम पे कुछ बातों के ऊपर गांधी जी ने क्या करा था? इन बातों को सजेस्ट करा था कि हाँ, अगर हमारा देश चले तो इन इन चीजों पे, इन इन स्पेसिफिक चीजों पे हमारा देश चले। तो उन्हीं के आइडियोलॉजी को लेकर के हमने क्या बनाया? हमने डीपीएसपी में एक गांधीयन आइडियोलॉजी डाला। ठीक है। इन अदर वर्ड्स, टू फुलफिल द ड्रीम्स ऑफ गांधी, सम ऑफ हिज आइडियाज वर इंक्लूड से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। गांधी जी के ड्रीम्स को पूरा करने के लिए कुछ आइडिया, कुछ गांधी जी के आइडिया को किस में डाला गया? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में डाला गया। ठीक है। उसके लिए क्या है? उसके लिए है हमारे पास टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत एंड इंडो देम विथ नेसेसरी पावर्स एंड ऑथोरिटी टू इनेबल देम टू फंक्शन एज यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 के अकॉर्डिंग ये बोला गया कि स्टेट के पास क्या होना चाहिए? एक विलेज पंचायत को ऑर्गेनाइज करे। स्टेट क्या करे? विलेज पंचायत को ऑर्गेनाइज करे और उसमें क्या बोले कि
वो क्या करे, अपने सेल्फ गवर्नमेंट चलाए, अपने सेल्फ गवर्नमेंट को फंक्शन करे, उस सेल्फ गवर्नमेंट को इनेबल करे, उसके पास पावर हो लोकल गवर्नमेंट के पास और ऑथोरिटी हो, ताकि क्या कर सके वो अपने अपने जो विलेज पंचायत है उसको ऑर्गेनाइज करे, उसको उस तरीके से वो चले। ठीक है, इसको कब ऐड किया गया था, इसको ऐड किया गया था 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। ये जो विलेज पंचायत वाली बात हो रही है, ये कब ऐड किया गया था, 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। ठीक है, ये पहली बात होगी। दूसरा क्या आइडिया था, दूसरा आइडिया था टू प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्री ऑन एन इंडिविजुअल और कोऑपरेशन बेसिस ऑन रूरल एरियाज। आर्टिकल 43, आर्टिकल 43 के अकॉर्डिंग क्या बोला गया, आर्टिकल 43 के अकॉर्डिंग बोला गया कि स्टेट क्या करेगा, स्टेट के पास क्या होना चाहिए, वो कॉटेज इंडस्ट्री को प्रमोट करे, मीन्स जो घरेलू इंडस्ट्री है, मीन्स घरेलू इंडस्ट्री जो है उसको प्रमोट करे और एक इंडिविजुअल और कोऑपरेशन बनाए ऑन द बेसिस ऑफ रूरल एरिया, रूरल एरिया में क्या बनाए, कोऑपरेशन बनाए, जिसके कारण क्या कर सके वो कॉटेज इंडस्ट्री ग्रो करे। ये आर्टिकल 43 के अकॉर्डिंग था। उसके बाद जैसे नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन, KBIC, ये सारा चीज क्या है, ये सारा चीज हमारा कॉटेज इंडस्ट्री है। उसके बाद टू प्रमोट वॉलेंट्री, उसके बाद टू प्रमोट वॉलेंट्री फॉर्मेशन, ऑटोनोमस फंक्शनिंग, डेमोक्रेटिक कंट्रोल एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। आर्टिकल 43B के अकॉर्डिंग क्या बोला गया कि वॉलेंट्री फॉर्मेशन ऑफ ऑटोनोमस फंक्शनिंग और एक क्या बनाए, कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाए, जिसमें क्या हो, जिसमें वॉलेंट्री फॉर्मेशन को प्रमोट करे, मीन्स अपने आप बने, मीन्स वॉलेंट्री उसको बनाया जाए। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, ऑटोनोमस फंक्शनिंग हो, वो खुद फंक्शनिंग हो, कोई उसके ऊपर ज्यादा दबाव ना हो या कोई गवर्नमेंट उसको कंट्रोल ना कर रहा हो, ये ऑटोनोमस फंक्शनिंग हो गया। तीसरी बात, डेमोक्रेटिक कंट्रोल एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट, मीन्स डेमोक्रेटिकली वो कंट्रोल हो, ऐसा ना हो कि किसी एक का बात चले, वो डेमोक्रेटिक मतलब डेमोक्रेटिक के थ्रू वो कंट्रोल हो, और मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, और कोऑपरेटिव सोसाइटी का मैनेजमेंट, ये सारा चीज क्या हो, ये सारा चीज होना चाहिए। ये आर्टिकल 43B में लिखा गया। उसके बाद टू प्रमोट द एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SC, ST and other weaker section of the society and to protect them from social injustice and exploitations। आर्टिकल 46, आर्टिकल 46 के अकॉर्डिंग क्या बोला गया, आर्टिकल 46 के अकॉर्डिंग बोला गया कि क्या करना है, एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को बढ़ाना है, प्रमोट करना है, किसके लिए, जो SC है शेड्यूल्ड कास्ट है, जो ST है शेड्यूल्ड ट्राइब है, जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, उसको क्या करना है, उसको प्रमोट करना है एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को, ताकि क्या हो सके, ताकि जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उसको, उसके साथ क्या हो, उसके साथ सोशल इंजस्टिस ना हो, उसका एक्सप्लॉयटेशन ना हो। इन सारी चीजों को क्या करना है, एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रमोट करना है। उसके बाद की बात, उसके बाद टू प्रमोट द कंजप्शन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स विच आर इंजुरियस टू हेल्थ। आर्टिकल 47, आर्टिकल 47 के अकॉर्डिंग क्या बोला गया है, जो भी इंजुरियस टू हेल्थ है, चाहे वो ड्रग्स हो, चाहे वो ड्रिंक्स हो, चाहे वो चाहे वो कुछ भी हो, उनका कंजप्शन को क्या करना है, उनके कंजप्शन को प्रोहिबिट करना है, उसके कंजप्शन को ये प्रमोट नहीं है, उनके कंजप्शन को प्रोहिबिट करना है, उनके कंजप्शन को कम करना है। ठीक है, टू प्रमोट द स्लॉटर ऑफ कॉ की, गाय की बलि को वो करना है, प्रोहिबिट करना है। काल्व्स एंड अदर मिल्स एंड ड्रॉट केटल्स एंड टू इंप्रूव देयर ब्रीड्स को बढ़ाने के लिए क्या करना है, वो जो भी ड्रॉट केटल्स है उनको प्रमोट करना है, और जो स्लटर है उसको प्रोहिबिट करना है। ये बात होगी हमारी गांधीयन प्रिंसिपल्स की। तीसरी क्या हमने बात करी थी, तीसरी हमने बात करी थी लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स, लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। अब लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स क्या है, लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स है, द प्रिंसिपल्स इंक्लूड इन दिस कैटेगरी रिप्रेजेंट द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म। इसको रिप्रेजेंट करता है, लिबरलिज्म के आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट करता है। हमने ये बातें प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में भी पढ़ा था, जो हमारा प्रियम्बल है उनमें भी हमने क्या पढ़ा था, लिबरल वर्ड पढ़ा था, लिबरल वर्ड का मतलब क्या है वो भी हमने पढ़ा था। तो इसी आइडियोलॉजी को बढ़ाता है आपका लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल। क्या है लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स, ये हमारा है टू सिक्योर फॉर ऑल सिटीजन ए यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द कंट्री। सभी सिटीजन्स को सिक्योर करने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहिए थ्रू आउट द कंट्री, पूरे देश में UCC लाना चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड
लाना चाहिए आर्टिकल 44 के अकॉर्डिंग। उसके बाद टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 ईयर्स। आर्टिकल 45, आर्टिकल 45 पे हमने इसके बारे में राइट टू एजुकेशन के बारे में पहले भी बात करा था। राइट टू एजुकेशन के बारे में हमने क्या करना है, हमें ये करना है कि अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन सभी बच्चे के लिए जो कि 6 साल तक के हैं, अंटिल दे कंप्लीटेड 6 ईयर्स ऑफ एज, मतलब जब तक वो 6 साल कंप्लीट नहीं कर लेते तब तक उनको शिक्षा देना, तब तक उनको अर्ली चाइल्डहुड केयर, ये जिम्मेदारी किसका है, ये जिम्मेदारी आपके स्टेट का है। ठीक है। तीसरी बात है टू ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री ऑन मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइंस। आर्टिकल 48, आर्टिकल 48 के अकॉर्डिंग क्या करना है, आर्टिकल 48 के अकॉर्डिंग करना है कि हमें एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री को क्या करना है, ऑर्गेनाइज करना है। किसमें, मॉडर्न और साइंटिफिक लाइंस में। मीन्स जिस तरीके से हम मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रहे हैं उस तरीके से उसको क्या करना है, उस तरीके से उसको मॉडर्न करना है, उस तरीके से उसको क्या करना है, साइंटिफिक करना है, ताकि क्या हो सके, एनिमल हस्बेंड्री बढ़ सके और एग्रीकल्चर बढ़ सके, ताकि क्या हो सके, जो भी पॉपुलेशन है, जो जैसे भी पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है वो पॉपुलेशन क्या हो, आराम से उन चीजों को खा सके। ठीक है। उसके बाद टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द इन्वायरमेंट एंड टू सेफगार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है और इंप्रूव करना है ताकि क्या हो सके, फॉरेस्ट को सेफगार्ड करना है और वाइल्ड लाइफ को सेफगार्ड करना है। आर्टिकल 48 ए के अकॉर्डिंग, आर्टिकल 48 ए के अकॉर्डिंग क्या बोला गया है कि क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है और इंप्रूव करना है इन्वायरमेंट को, और फॉरेस्ट को सेफगार्ड करना है और वाइल्ड लाइफ को सेफगार्ड करना है। ठीक है। और क्या है इसका प्रिंसिपल्स, और प्रिंसिपल्स है टू प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट्स, प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ आर्टिस्टिक एंड हिस्टोरिक इंटरेस्ट। जो भी ऑब्जेक्ट, जो भी मॉन्यूमेंट, जो मॉन्यूमेंट मीन्स जो पुराने जमाने के किला है या जो भी हमारे देश के धरोहर है, उनको मेनली क्या करना है, उनको मेनली प्रोटेक्ट करके रखना है, चाहे वो मॉन्यूमेंट्स हो, चाहे वो प्लेसेस हो, चाहे वो ऑब्जेक्ट हो जो कि आर्टिस्टिक हो और हिस्टोरिक इंटरेस्ट रखता हो, उसको क्या करना है, उसको हमें प्रोटेक्ट करके रखना है, उसको हमें रक्षा करके रखना है। कैसे, विच आर डिक्लेयर टू बी द नेशनल इंपॉर्टेंस, जो भी नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए डिक्लेयर किया गया है उसको क्या करना है, हमें उसको हमें एनी हाउ प्रोटेक्ट करके रखना है। ठीक है। छठा प्रिंसिपल्स क्या कहता है, छठा प्रिंसिपल्स कहता है टू सेपरेट द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इन द पब्लिक सर्विस ऑफ द स्टेट। आर्टिकल 50 के अकॉर्डिंग क्या करना है, आर्टिकल 50 के अकॉर्डिंग जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को सेपरेट करो, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को सेपरेट करो ताकि क्या हो सके, इन द पब्लिक सर्विस ऑफ द स्टेट, स्टेट के पब्लिक सर्विस में क्या हो, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव दोनों क्या होना चाहिए, दोनों सेपरेट होना चाहिए। ठीक है। सातवां नंबर प्रिंसिपल क्या कहता है, टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी एंड मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशंस बिटवीन नेशंस। मींस क्या करना है, हमें इंटरनेशनल पीस को मेंटेन करके रखना है, इंटरनेशनल सिक्योरिटी को मेंटेन करके रखना है, ताकि क्या हो सके, ऑनरेबल रिलेशन बना रहे हमारे नेशंस में, हमारे राष्ट्र में क्या बना रहे, ऑनरेबल रिलेशंस बना रहे। ठीक है। इसलिए एक शांति मेंटेन करके रखना है और सिक्योरिटी मेंटेन करके रखना है। टू फोस्टर रेस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ एंड ट्रीटी ऑब्लिगेशंस एंड टू इनकरेज सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स बाय आर्बिट्रेरियन। आर्टिकल 51, आर्टिकल 51 के अकॉर्डिंग क्या है कि जो भी इंटरनेशनली हो रहा है, डिस्प्यूट्स हो, वॉर हो, एग्रेशंस हो, जो भी इंटरनेशनली हो रहा है उसको क्या करना है, हमें क्या करना है, सेटल करना है, उसको उसके सेटलमेंट में इनकरेज करना है। जो भी डिस्प्यूट्स है, चाहे वो इंटरनेशनली हो, चाहे वो हमारे देश के अंदर की बात हो, तो कहने का मतलब है उनको क्या करना है, उनको मेंटेन करके रखना है, उनको सेटलमेंट की तरफ ले जाना है। ये नहीं करना है कि उनको बढ़ावा देना, उनको क्या करना है, उनको सेटलमेंट की तरफ ले जाना है। ठीक है। ये बातें होगी। अब हमारे पास है नेक्स्ट लेक्चर के लिए न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। हमारे पास न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या है, या हम ये पढ़ सकते हैं। देखिए, न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हमारे पास क्या है, न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है द 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 एडेड 4 न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स टू द ओरिजिनल लिस्ट। ओरिजिनल लिस्ट में 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को ऐड कर दिया गया। कब, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के अकॉर्डिंग। जब 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 हो रहा था उस टाइम पे क्या कर दिया गया, 4 न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को ऐड कर दिया गया ओरिजिनल लिस्ट में। क्या है 4, टू सिक्योर अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्थी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। चिल्ड्रन के हेल्थी डेवलपमेंट के लिए आर्टिकल 39 के अकॉर्डिंग
बच्चे को हेल्दी डेवलपमेंट के लिए क्या करना है, उसको अपॉर्चुनिटी को सिक्योर करना है। अच्छे से डेवलपमेंट हो बच्चे का, तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए उसके अपॉर्चुनिटी को क्या करना है, सिक्योर करके रखना है। उसके बाद टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर। ये हमने देख लिया था कि इक्वल जस्टिस को प्रमोट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फ्री लीगल एड गरीब को प्रोवाइड करना पड़ेगा, आर्टिकल 39A के अकॉर्डिंग। उसके बाद टू टेक स्टेप टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री, आर्टिकल 43 है। आर्टिकल 43 के अकॉर्डिंग क्या करना पड़ेगा कि जो भी वर्कर्स है उसको क्या करना पड़ेगा, उसके पार्टिसिपेशन को सिक्योर करना पड़ेगा। कहाँ, मैनेजमेंट ऑफ द इंडस्ट्री, इंडस्ट्री के मैनेजमेंट के लिए जो वर्कर्स है उसके पार्टिसिपेशन को सिक्योर करना पड़ेगा। दैट मीन्स कहने का मतलब है कि उसके पार्टिसिपेशन, उसके भागीदारी को क्या करना पड़ेगा, सिक्योर करना पड़ेगा कि हाँ चलो वर्कर भी क्या कर रहा है, वर्कर भी इंडस्ट्री के मैनेजमेंट में क्या कर रहा है, भागीदारी दे रहा है, इंडस्ट्री को मैनेज कर रहा है। ठीक है। चौथा क्या है, टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द एनवायरमेंट एंड टू सेफगार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, आर्टिकल 48 है। ये क्या करता है, प्रोटेक्ट और इंप्रूव द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करो और इंप्रूव करो। उसके बाद फॉरेस्ट को सेफगार्ड करो, वाइल्ड लाइफ को सेफगार्ड करो, आर्टिकल 48A के अकॉर्डिंग। मतलब ये 4 आर्टिकल क्या कर दिए गए थे, इन 4 को क्या जोड़ा गया था, इन 4 को 1976 में जोड़ा गया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। द 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 एडेड वन मोर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 में क्या हो गया, एक और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को ऐड किया गया, जो कि क्या है, which require the state to minimize inequalities in income, status, facilities and opportunities, आर्टिकल 38। आर्टिकल 38 के अकॉर्डिंग क्या बोला गया कि हमें क्या करना है, ये जब 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 में आया तो उसमें से एक और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को ऐड किया गया। उस डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग क्या था, जिसमें क्या रिक्वायर्ड था स्टेट टू मिनिमाइज इनइक्वालिटीज। स्टेट को क्या करना पड़ेगा, इनइक्वालिटीज को मिनिमाइज करना पड़ेगा। किस बेसिस पे, इन इनकम स्टेटस, इनकम स्टेटस के बेसिस पे क्या करना पड़ेगा, स्टेट को यह बात मिनिमाइज करना पड़ेगा इनइक्वालिटीज को। इनकम स्टेटस के बेसिस पे जो इनइक्वालिटीज हो रहे हैं उसको क्या करना पड़ेगा, उसको मिनिमाइज करना पड़ेगा। ठीक है। फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज, जो भी फैसिलिटीज है, जो भी अपॉर्चुनिटीज है, उसको क्या करना पड़ेगा, उसको मैक्सिमम देना पड़ेगा। ठीक है, आर्टिकल 38 के अकॉर्डिंग। ये कब की बात हो रही है, 1978 में जब 44th अमेंडमेंट एक्ट आया तब ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एक ऐड हुआ। उसके बाद जब 86th अमेंडमेंट एक्ट आया 2002 में, उसमें क्या हुआ, चेंज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ आर्टिकल 45 एंड मेड एलिमेंट्री एजुकेशन ए फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 28। मींस जब 86 अमेंडमेंट एक्ट आया 2002 में, वहां पर क्या हुआ, वहां सब्जेक्ट मैटर को चेंज करके आर्टिकल 45 में क्या कर दिया, एलिमेंट्री एजुकेशन को क्या कर दिया, एक फंडामेंटल राइट्स बना दिया। एलिमेंट्री एजुकेशन को एक फंडामेंटल राइट्स बना दिया अंडर आर्टिकल 21A। आर्टिकल 21A के अकॉर्डिंग एलिमेंट्री एजुकेशन को फंडामेंटल राइट्स बना दिया। अब फंडामेंटल राइट्स जब बन गया तो अब फंडामेंटल राइट्स को तो हम चैलेंज कर सकते हैं कोर्ट में। तो जहां भी एलिमेंट्री एजुकेशन नहीं मिल रहा है तो वहां पर वो क्या कर सकते हैं, वो डायरेक्टली कोर्ट जा सकते हैं और कोर्ट में उसको चैलेंज कर सकते हैं। तो डीपीएसपी से हटा करके उसको किस में चेंज कर देगा, आर्टिकल 21A के अकॉर्डिंग उसको फंडामेंटल राइट्स में चेंज कर दिया गया, राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन। ठीक है। The amended directive requires the state to provide early childhood care and education for all children until they complete the age of 6 years। जो भी amended directive request तो उसमें क्या प्रोवाइड किया, जो अर्ली चाइल्डहुड केयर है और एजुकेशन है, ये सभी बच्चे के लिए होना चाहिए जब तक कि वो 6 साल एज कंप्लीट ना कर ले। जब तक कि उसका एज 6 साल ना हो जाए तब तक क्या होना चाहिए, तब तक ये जो डीपीएसपी है तब तक ये प्रोवाइड करता रहेगा चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन। ठीक है। द 97th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2011 एडेड ए न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। 2011 में जो 97th अमेंडमेंट एक्ट आया उसमें से एक न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऐड किया गया, जो कि किससे रिलेटेड है, रिलेटिंग टू कोऑपरेटिव सोसाइटी। किससे रिलेटेड है, कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड है। इट रिक्वायर द स्टेट टू प्रमोट वॉलेंट्री फॉर्मेशंस, ऑटोनोमस फंक्शनिंग, डेमोक्रेटिक कंट्रोल एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, आर्टिकल 43B। आर्टिकल 43B के अकॉर्डिंग क्या जोड़ दिया गया, आर्टिकल 43 जब ये 97th अमेंडमेंट एक्ट आया 2001 में, उसमें से क्या ऐड किया गया, उसमें से ऐड किया गया आपका कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसमें क्या होना चाहिए, उसमें वॉलेंट्री फॉर्मेशंस हो, उसमें क्या हो, उसमें वॉलेंट्री फॉर्मेशंस हो, ऑटोनोमस फंक्शनिंग हो, वो डेमोक्रेटिक कंट्रोल हो और प्रोफेशनल मैनेजमेंट हो कोऑपरेटिव सोसाइटी का। कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या होना चाहिए, कोऑपरेटिव सोसाइटी में वॉलेंट्री फॉर्मेशन होना चाहिए। दूसरी क्या, ऑटोनोमस फंक्शनिंग होना चाहिए। तीसरी क्या,
डेमोक्रेटिक कंट्रोल होना चाहिए, और चौथी प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, उस कोऑपरेटिव सोसाइटी का प्रोफेशनल मैनेजमेंट हो। आई बात समझ? ये कब जोड़ा गया था? 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011 में। ठीक है, ये लेक्चर यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ना है सैंक्शंस बिहाइंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के पीछे क्या क्या सैंक्शंस लगाया गया है। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद जय भारत।